बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा, काफ़ी दिन हो गए आपसे बात नहीं हो सकी, तो मैं एक्चुअली ट्रैवल कर रहा था पाकिस्तान से इंग्लैंड के लिए। तो वो चीज़ें आपको पता है ना, सफ़र में फिर देर सवेर हो जाती है और मालूमात लेने में भी दुश्वारी पेश आती है। तो मैं आज किस लिए प्रॉम्प्ट हुआ हूँ ये वीडियो करने पे कि एक मर्डर हुआ था 17 दिसंबर सन 2024 को गुजरात में। बड़ा ही ब्रूटल मर्डर था। एक लड़का था फैज़ान, जिसको सर में गोली मार के कत्ल कर दिया गया, और उसकी बीवी ने पुलिस को क्या बताया कि जो है डाकू आए और वो फैज़ान को लूट रहे थे, और फिर फैज़ान ने मज़ामत की, जिसकी वजह से फिर डाकुओं ने फैज़ान को गोली मार दी। अच्छा, अब एक तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब इस तरह की एविडेंस पुलिस के पास स्टेटमेंट आ जाती है और उसके अलावा कोई और एविडेंस नहीं होती, तो ये एक ओपन एंड शट केस था कि ये रॉबरी हुई है, और रोड रॉबरी के अलावा उसके कोई और विटनेसेस भी नहीं थे कि जो बता सकते कि क्या हुआ। तो पुलिस ने किस तरीके से इस मर्डर को सॉल्व किया, क्योंकि लेटर ऑन ये मर्डर बन गया इन्वेस्टिगेशन के बाद। पहले क्या था, रॉबरी विद मर्डर, तो फिर ये बाद में मर्डर साबित हुआ। कैसे, ये आपको मैं आगे चल के बताऊंगा। और फिर आपको ये भी जानने की ज़रूर ख्वाहिश होगी कि इसमें कातिल कौन निकला, और कातिल का क्या मोटिव क्या था, क्यों कत्ल किया उसने इस नौजवान को, और इसमें क्या मुहर्रिकात थे। और फिर आपको ये भी मैं बताऊंगा कि इस कत्ल में और जो कत्लाना हमला हुआ था अबसार आलम, जो हमारे एक सीनियर साफ़ी हैं इस्लामाबाद में, उन पर हमला हुआ था आज से चंद साल पहले, उनके जो कत्लाना हमले में क्या मुमासलत है, ये भी मैं आगे चल के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। जुड़े रहें, वीडियो से देखते रहें। और इससे पहले कि मैं आपको ये सारी डिटेल्स बताऊं, तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जो है ना, काज़मी साहब के चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब करें, और जो वीडियो पसंद आए तो फिर उसको शेयर भी किया करें, ये सदका जारिया होता है, ठीक है ना। और फिर मैं अभी आपको डिटेल्स बताने से पहले ये भी बता दूं कि एक और सवाल भी इस वीडियो में है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि बैरून मुल्क बैठे हुए लोग कैसे डोरे हिला के यहाँ पे लोगों को कत्ल करवाते हैं। अच्छा, तो अब ये एक बैकग्राउंड है। 17 तारीख को ये इंसिडेंट होता है, ये पुलिस को रिपोर्ट होता है, थाना सदर लगता है गुजरात में। और आपको पता है कि गुजरात में वो बदमाशों का एक गढ़ वाला इलाका है, और वहाँ पे इस तरह के वारदातें आम होती हैं। लेकिन ये ख़ास क्यों बन गया, ये सारा इस वीडियो में आपको पता चलेगा। अब जो पुलिस के जो SHO हैं, उस्मान वारिस उनका नाम है, वो इसकी तफ्तीश शुरू करते हैं। तो उनको मैं आपको ये बताऊं कि जो ह्यूमन जो एविडेंस है उसमें, और जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है वो किस तरह बोलती है, किस तरीके से इस कत्ल को सॉल्व करने में मदद देती है, ये बड़ी दिलचस्प आपको आप आगे जान के पता चलेगा। इससे पहले कि मैं आपको ये डिटेल्स बताऊं, तो मैं आपको बताता हूं कि जो मकामी जो DSP हैं आमिर अब्बास शिराजी, उन्होंने जो अपने एक वीडियो स्टेटमेंट में इसकी डिटेल्स बताई हैं लर्ज़ा खेज़ कत्ल की वारदात को ट्रेस करने के मुतालिक, ये आप सुने। इसके बाद फिर इसके जो बाकी पहलू हैं उस पर हम बात करते हैं। ये एक बड़ा सनसनीखेज केस है, और सनसनीखेज और हाई प्रोफाइल केस को सॉल्व करने के लिए पुलिस में पूरी टीम काम करती है। लेकिन जैसे जो हमारी विनिंग टीम है, इसके मैन ऑफ द मैच है हमारे SHO सदर गुजरात उस्मान वारिस साहब। इन्होंने इस केस पे बहुत मेहनत की। केस हमारे पास रिपोर्ट होता है एज अ रॉबरी विद मर्डर। हमें बेवा खातून बताती हैं कि 3 नौजवान आए जिन्होंने पैसों का और मोबाइल छीनने का तकाजा किया। जब उनके खामद ने इनकार किया फैज़ान ने, तो उन्होंने फायर करके उन्हें बेदर्दी से कत्ल कर दिया। वाक़े की इतला से ही वाक़या मशकूक हो गया था। उसकी वजह यह थी कि अगर 3 आदमी हैं तो ज़्यादा फायर लगने चाहिए थे। मकतूल फैज़ान को सिर्फ एक ही फायर लगा था, सर में। उसके बाद बड़ी ही इंटेलिजेंस का सबूत देते हुए, जहानत का सबूत देते हुए, उस्मान वारिस ने ये तय किया कि मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, फुटप्रिंट, फिंगरप्रिंट कुछ नहीं है, रोड रॉबरी है, सवाए CCTV कैमरों के या नए इंस्टॉल सेफ सिटी कैमरों के।
गुड लक ये थी कि ये तमाम वकूआ सेफ सिटी कैमरों की विजुअल रेंज में आ गया था। अब बेवा का बयान स्टेटमेंट बिल्कुल मुख्तलिफ आई, जो सेफ सिटी कैमरे चीख कर बता रहे थे। सेफ सिटी कैमरों ने हमें बताया कि बेवा ने इंटेंशनली या बगैर इरादतन अपना पर्स फेंक दिया। उस पर्स को उठाने के लिए उन्होंने अपने मकतूल शोर को बताया कि मेरा पर्स गिर गया है। मकतूल शोर ने मोटरसाइकिल लेके यू टर्न किया तो उनके पीछे ब्लैक चादर वाला पेड टारगेट किलर मौजूद था। जैसे ही फैज़ान नीचे उतरे, पर्स उठाने लगे, उसने इंतहाई प्रोफेशनल तरीके से एक ही बुलेट उनके हेड में मारी, जिसे हेड शॉट कहते हैं। हेड शॉट की वजह से वो मौके पर इंतकाल कर गए। जब फोरेंसिक टीमें आईं, उन्होंने आके वाक़े की जांच की तो मकतूल की जेब से एसएचओ साहब के सामने उनके मोबाइल और तमाम पैसे निकल आए। जब वो तमाम पैसे और मोबाइल निकल आए तो वाक़े में पुलिस की सोची हुआ नज़रिया और प्रिजम्पशन की तस्दीक होने लगी। इसी तरह जब सीडीआर रिकॉर्ड लिया गया और इस वाक़े को बैक ट्रैक किया गया तो हमें पता चला कि कई घंटे से पेड शूटर किलर उनके पीछे था ब्लैक चादर में, जो हमारे पास जैन के नाम से मालूम हुआ। जैन काफ़ी अरसे से अली के साथ राब्ते में था। 20 लाख में ये कत्ल तय करना पाया गया था। 10 लाख रुपए पहले से अली ने जैन को पे कर दिए थे। जब मकतूल फैज़ान पाकिस्तान आया तो इससे चंद दिन पहले ही अली वापस स्पेन गया था। जितना अरसा अली यहाँ रहा वो तमाम अखराजात किलर जैन पे करता रहा। जैन एक बॉडी बिल्डर टाइप सख्त फिजीक का नौजवान है, जिसने बाकायदा इस कत्ल के लिए वेपन लिया। वेपन की स्पॉन्सरशिप भी अली ने की। फिर वो बाकायदा शूटिंग प्रैक्टिस करता रहा कि उसका निशाना ख़ता ना हो। लव ट्रायंगल इस तरह बनी कि अली इस बेवा से शादी करना चाहता था। अली इलीगल तरीके से स्पेन चला गया। स्पेन जाने की वजह से इलीगल जाने उसके डॉक्यूमेंट नहीं थे। 7 साल वो पाकिस्तान ना आ सका। इस दौरान बेवा के घर वालों ने उसकी शादी मकतूल फैज़ान से कर दी। इस शादी को भी 3 साल बीत गए थे। अब जब लीगल पेपर और दौलत के साथ अली वापस आया तो उसकी मोहब्बत दोबारा से जाग गई। वो किसी भी तरीके से फैज़ान को इस बात पे कायल करना चाहता था कि वो अपनी बीवी इस बेवा को तलाक दे दे ताकि उसके साथ अली दोबारा शादी कर सके। उसने जासूसी के लिए इसी पेड किलर को रखा। अब ये भी हम तय कर रहे हैं कि क्या उसका राब्ता बेवा से था कि नहीं। इसका तय होना इद्दत के बाद ही मुमकिन है, क्योंकि इस्लामी फ़िक़्ह में इद्दत के दौरान हम किसी बेवा को इंटरोगेट नहीं कर सकते। इस पेड शूटर और रैकी करने वाले जैन ने बताया कि ये बहुत ही लविंग कपल है। इसकी एविडेंस एसएचओ साहब ने जब मुझे दिखाई, मुझसे डिस्कस की तो बहुत दिल खराश है। जो लास्ट कैंडल लाइट डिनर इन मियाँ बीवी फैज़ान और बेवा ने किया वो बहुत रोमांटिक था। जिस तरह मकतूल फैज़ान ने बिहेव किया वो दिल खराश है। चेयर खींची, अपनी बीवी को बिठाया, तमाम एटिकेट्स का मुजाहरा किया। उसे क्या पता था कि चंद लम्हे के बाद इसी पुरखलूस मोहब्बत की पादाश में उसे बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाएगा, और चंद ही मिनट के बाद ऐसा हो गया। यही तमाम पैगामात ये शूटर जो हमारे पास जैन है अली को बताता रहा कि इनकी तलाक मुमकिन नहीं। तो इसके बाद ये तय पाया कि फैज़ान को रास्ते से हटा दिया जाए। तो इन्होंने बेदर्दी से कत्ल करके एक साजिश करके फैज़ान को रास्ते से हटा दिया। अच्छा नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखी और इसमें ज़ाहिरी बात है कि आपको उन तमाम पहलुओं को बजाय इसके कि मैं बताता, आपने ख़ुद सुन लिया डीएसपी की ज़बानी कि किस तरीके से इस मोहब्बत भरे जोड़ी को जो है वो एक गैर मुल्क में बैठे हुए बंदे ने उजरती कातिल को हायर करके अपने रास्ते से हटा दिया, और ख़ुद जो है वो आपको पता है कि किस तरीके से पहले
यानी ज़ाहिर है ये भी कश्ती में ही बैठ के गया होगा, जैसे तारकीन वतन की कश्तियाँ डूबती हैं। उस पर भी हम किसी वीडियो में बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारा फोकस इस मर्डर केस पे है। अच्छा, इसमें आप देखें कि हमेशा जब मैं बात करता हूँ कि जो एविडेंस है, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, जिसकी हमारे कानून के मुताबिक जो कानून शहादत है पाकिस्तान का, उसमें कोई इतनी वैल्यू नहीं है। लेकिन आप देखें कि आजकल ह्यूमन एविडेंस से ज़्यादा ये जो एविडेंस है ना, ये कमालात दिखा रही है। हाल ही में गुजरात सिटी में आपको पता लगा होगा डीएसपी के बयान से कि सीसीटीवी फुटेज कैमरास जो हैं वो सेफ सिटी वाले कैमरास भी लग गए हैं और लोगों के घरों के सामने भी लगे हुए हैं। उन कैमरास ने इस सारे केस का रुख मोड़ा। तो अब क्या हुआ कि एक बंदा, जो आपने स्टोरी सुनी डीएसपी साहब की ज़बानी, हज़ारों मील दूर बाहर बैठ के प्लान करता है और वो यहाँ पे एक असैसिन हायर करता है। 20 लाख रुपए में सौदा तय होता है और 10 लाख रुपए एडवांस और 10 लाख रुपए कि जब वो दोबारा कत्ल कर देगा तो वो उसको पे किए जाएंगे, और जिसका नाम जैन मालूम हुआ है। अब ये जैन नुमा जो भेड़िए हैं, ये हमारे माशरे में बेशुमार फिरते हैं, लेकिन असल भेड़िया तो वो है जो पीछे स्पेन में बैठ के और वो डोरियाँ हिला रहा है और वहाँ से पैसे दे रहा है। अब ये जो कल्चर है, ये पंजाब के इस इलाके में बड़ा आम है। आपको याद होगा कि आज से कुछ साल कबल अबसार आलम जो बड़े मशहूर जर्नलिस्ट हैं, उन पे एक कत्लाना हमला होता है। तो मुझे उस कत्ल की जो तफ्तीश करने का मौका मिला, तो उसमें ये चीज़ सामने आई कि नादीदा कुव्वतों के कहने पे इस तरीके से एक चेन बनी, यानी इसी तरीके से जिस तरह ये वाला असैसिन जो है, कातिल जो है, ये पुलिस ने पकड़ा है, गुजरात पुलिस ने, हैट्स ऑफ टू देम। इसी तरीके से अबसार आलम पे जो हमले का जो कातिल है, उसको भी पुलिस किसी और चोरी के केस में या डकैती के केस में गिरफ़्तार करती है, और वो ये इंकशाफ करता है कि मैंने अबसार आलम पर भी हमला मैंने किया था। और किस लिए किया था कि उसे एक बंदे ने जो बाहर बैठा हुआ था, वो भी इन्हीं ममालिक में जो ईयू में आते हैं, वहीं बैठा हुआ एक बंदा था जिसने पैसे दिए थे एक और बंदे को। उसने आगे एक और बंदे को आगे हायर किया, उसने आगे चौथे हाथ पे जाके उस उजरती कातिल को हायर किया जिसने अबसार आलम पर हमला करना था। और चूँकि अबसार आलम को शायद जो वो नदीदा कुफ्ते हैं वो जान से नहीं मारना चाहती थी, तो उन्होंने उस कातिल को कहा कि सिर्फ गोली इस तरीके से लगनी चाहिए कि वो ज़ख्मी हो। अब आप देखें कि बिल्कुल बैन ही ये मैं किसी दिन आपको जो अबसार आलम पे कत्ल के जो हमले की तफसीलात हैं वो मैं किसी और वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा। उसके लिए मुझे काफ़ी सारा काम करना पड़ता है, वो मैं करके सारे डॉक्यूमेंट्स निकाल के पुराने यादाश्तें अपनी वो मैं आपसे शेयर करूंगा। लेकिन अभी फ़िल वक्त देखें कि ये जो हायरिंग का जो सिलसिला है, ये सरगोदा रीजन में, गुजरात रीजन में, मंडी बाउद्दीन में और ये फैसलाबाद से इधर जितने ये इलाके हैं, इनमें ये बहुत कॉमन है कि यहाँ के जो लोग बैरून मुल्क सेटल हैं, वो अपनी दुश्मनियाँ जो हैं वो उजरती कातलों को पे करके यानी उन पे अपनी दुश्मनियों के बदले उतारते हैं। और क्या होता है कि उन तक पहुंचना भी इस तरह होता है कि एक तय के बाद दूसरी तय, तीसरी तय, यानी उजरती कातिल और असली कातिल के दरमियान। यहाँ तो थोड़ा मामला साफ था, लेकिन अक्सर जो मामलात होते हैं, वारदातें होती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा लेयर्स होती हैं जिनको पुलिस अपने ही पाकिस्तान में ही बैठ के रिज़ॉल्व करने में कामयाब नहीं हो सकती कि जब तक कि कोई इस तरह की इंटरनेशनली हमारी एक्सेस ना हो मुख्तलिफ ममालिक तक। तो इस पे यानी मुल्कों का आपस में जो मामलात होते हैं उसके तहत वो एक दूसरे से तावन करते हैं। तो ज़ाहिर है कि ईयू या जो इस तरह के ममालिक हैं उनसे हमें तावन नहीं मिल सकता, तो ये जो केसेस हैं ये रिज़ॉल्व नहीं होते। बहरहाल इस केस में आपने देख लिया कि मोहब्बत करने वाले जो लोग थे उनमें किस तरीके से एक नई दौलत पाने वाले शख्स ने, जो कि शायद कश्ती पे बैठ के बैरून मुल्क गया और उसने फिर अपने जो दरमियान में जो उसके मुताबिक कबाब में जो हड्डी थी अपनी महबूबा का जो खामन था, उसको मौत के घाट उतार दिया और एक बेईमाना वारदात करवाई एक उजरती कातिल के ज़रिए। तो इससे जो टेक होम लेसन्स हैं, हमें अपने जो इर्द गिर्द के जो माहौल है
उस पर इस तरीके से नज़र रखनी चाहिए कि जो इस तरह के कातिल हैं, ज़ाहिर है कि एक तो ये मुझे खदशा ये है कि ये बच जाएगा जो हमारा अदालती निज़ाम है उसमें जितने लूप होल्स हैं, पुलिस और प्रोसिक्यूशन जो है, प्रोसिक्यूशन का डिपार्टमेंट ही नहीं है पाकिस्तान में कि जो प्रोसिक्यूट करके इन लोगों को करार वाकई सज़ा दिलवा सके। अब जिस मुल्क में मैं बैठा हूँ यहाँ पे जो क्राउन प्रोसिक्यूशन का जो सिस्टम है वो हैरान कुन नताइज देता है, और जब वो किसी भी मामले की को आखिर तक पहुँचाना चाहते हैं पहुँचा लेते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो सज़ा मिलने की जो रेशो है वो 3% से ले कर मुख्तलिफ़ प्रोविंसेस में 11% तक है। यानी किसी जगह पे किसी सूबे में 3% लोगों को सज़ा होती है और किसी मैक्सिमम जो है वो 11% है। बाकी जितने भी लोग हैं 90% से ज़्यादा वो बच कर इस सिस्टम को चकमा देकर निकल जाते हैं, चाहे उन्होंने डकैतियाँ की हों, चाहे उन्होंने वारदातें की होंगी। हम इस पे आगे चल के बात करेंगे। आज की वीडियो आपको सफ़र में जो मैंने की है उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ये हैरान कुन तफसीलात देख के उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब से भी शेयर करेंगे। अब तक इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।